Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science geography, our environment class 7th, chapter 9. Okay, and chapter 9 is life and in the temperate grassland. Okay, so students, this is video 1 of chapter number 9. So let's start students. Okay, so students, chapter 9 title is Life in the Temperate Grassland. Temperate means शीतोष्ण. Okay, grassland means घास स्थल या घास के मैदान. So शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन. Okay, temperate grassland में जीवन. Temperate शीतोष्ण grassland घास स्थल. So शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन. So let's read. Let us, forest can be defined as the place where trees are the main type of vegetation. Grassland can be defined as a region where grasses from the dominant type of plant life. Grasslands make up almost a quarter of the total land surface. The types of plants that grow here greatly depend on what the climate and the soil are like. As climate plays an important role in the formation of grassland, it is generally used as a basis to divide the world's grasslands into two broad categories: those that occur in the temperate region and those that occur in the tropical regions. Okay. So, just as a forest can be defined as the place where trees are the main types of vegetations, grassland can be defined as a region where grasses grow from the dominant type of plant life. So, just as a forest, students, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं, just as a forest can be defined as the place where trees are the main type of vegetation. ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं, वन कहते हैं. ओके, तो जिन स्थानों पर पेड़ पर ही मुख्य वनस्पति होते हैं, पेड़ ही वहाँ पर क्या है? मुख्य वनस्पति हैं, उन्हें हम वन कहते हैं. पेड़ के अलावा वहाँ पर कोई क्रॉप्स नहीं होती और कुछ घासें नहीं होती, पेड़ और झाड़ियाँ वहाँ पर जो रहती हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम वन कहते हैं. ठीक है, एंड इसी प्रकार स्टूडेंट्स, जिन स्थानों पर घास ही मुख्य वनस्पति होती है उसे क्या कहते हैं? ग्रासलैंड कहते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रांट्स कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन. अब ग्रासेस को, ग्रासलैंड को हम डिफाइन कर रहे हैं. ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन. घास स्थल वह स्थान है वेयर ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट टाइप, जहाँ पर घास मुख्य वनस्पति के रूप में होती है, उन स्थानों को घास स्थल कहा जाता है. और वे स्थान जहाँ पर मुख्य वनस्पति वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हें वन कहा जाता है. और वह स्थान जहाँ पर घास ही मुख्य वनस्पति होती है, वहाँ पर सिर्फ घास ही घास उगती है, ठीक है, पेड़ वहाँ पर ना के बराबर होते हैं, सिर्फ घास के ही मैदान होते हैं, उन्हें कहा जाता है घास स्थल. ग्रास लैंड्स मेक अप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस. ओके, और घास के जो मैदान होते हैं पृथ्वी की सतह का लगभग एक चौथाई हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग एक चौथाई हिस्सा घास स्थल है. ओके, the types of plants that grow here greatly depend on what the climate and soil are like. Okay, so यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं किस पर डिपेंड करते हैं? यहाँ की सॉयल पर, मिट्टी पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं. एज क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड. घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इट इज जनरली यूज्ड एज अ बेसिस टू डिवाइड द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. ओके, और घास स्थल के निर्माण में जैसे हमने बताया कि जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है. ठीक है, सो वी कैन
say again, as climate plays an important role in the formation of grasslands, it is generally used as a basis to divide the world's grasslands into two broad categories. Okay, those that occur in the temperate region and those that occur in द ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुख्य श्रेणियों में हमने बांटा है विश्व के घास स्थलों को, जिसमें कि हम मुख्यतया पहला होता है टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण प्रदेश शीतोष्ण स्थानों में, और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के घास स्थल. ओके, तो स्टूडेंट्स जो घास स्थल का निर्माण है उसमें हमने पहले भी बताया कि जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसीलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर हम विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं. पहला है टेम्परेट रीजन, ठीक है, शीतोष्ण प्रदेश, और दूसरा होता है ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इन घास स्थलों के बारे में. The prairies, okay, the temperate grassland of North America are known as the prairies. Figure 9.1, you can see here figure 9.1, the prairies. It is a region of flat, gently sloping or hilly land. For the most part, prairies are treeless, but near the low-lying plains, flanking river valleys, woodlands can be found. Tall grass up to 2 meters high dominates the landscape. It is actually a sea of grass. Okay, so the temperate grassland of North America are known as the prairies. ठीक है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण, ओके, उत्तरी अमेरिका के जो टेम्परेट यानी शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है. फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को, नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड को प्रेयरी कहा जाता है. इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड. ओके, और यह समतल, फ्लैट मीन्स समतल होते हैं, मंद ढलान वाले होते हैं और पहाड़ियों वाले प्रदेश होते हैं. For the most part, prairies are treeless, but near the low-lying plains, flanking river valleys, woodlands can be found. Okay. अधिकांश भागों में जो प्रेयरी होते हैं ये वृक्ष रहित होते हैं. ठीक है, यहाँ पर वृक्ष नहीं होते, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं. ओके, टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर्स हाई. ओके, 2 मीटर तक ऊंची घास डोमिनेट्स द लैंडस्केप. 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के जो भूदृश्य है वहाँ की मुख्य है. ठीक है, मुख्यता में है यानी भूदृश्य की प्रधानता है. 2 मीटर की ऊंची घास. इट इज़ एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास. ओके, वास्तव में यह ऐसा लगता है जैसे कि घास का सागर होगा. आप देख सकते हैं जैसे सागर, समुद्र में हमें पानी ही पानी दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ घास ही घास दिखाई देती है, 2 मीटर तक ऊंची घास. ओके स्टूडेंट्स, तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं. ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पर पेड़ कम तथा घास अधिक होती है. वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है. अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं. 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है. वास्तव में यह एक घास का सागर होता है. ओके, The prairies are bound by the Rocky Mountains in the west and the Great Lakes in the east. Look at the map of North America. Figure 9.2. Okay, you can see that the prairies cover parts of United States of America and parts of Canada. In the USA, the area is drained by the tributaries of Mississippi, and the Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan. Okay, Saskatchewan rivers. Okay, so students, the prairies are bound by the Rocky Mountains in the west and the Great Lakes in the east. प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत
एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, उत्तरी अमेरिका के मानचित्र को देखिए। अब इसके बाद 9.2 फिगर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट द प्रेयरीज कवर पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा इन द यूएसए। ओके, आप देख सकते हैं जो प्रेयरीज हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। ओके, द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सास्केचुआन रिवर्स। ठीक है, अमेरिका के प्रेयरी का जो अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। ठीक है, मीन्स की मिसिसिपी की जो सहायक नदी है और जो कनाडा के प्रेयरी हैं वहाँ पर सास्केचुआन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पर इन घास स्थलों पर पानी आता है, ड्रेन्ड होता है। ओके, तो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन देखेंगे स्टूडेंट्स। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका का चित्र देखिए, आप देखेंगे कि प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेयरी में मिसिसिपी की सहायक नदी और कनाडा के प्रेयरी में सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां वहां पर ड्रेन्ड होती हैं, वहां पर आती हैं। ठीक है, तो उनसे इन घास स्थलों में सिंचाई होती है, पानी पहुंचता है। ठीक है, यह इसका अपवाहन होता है। ऑलराइट, नाउ वर्ड ऑरिजिन। अब हम पढ़ते हैं शब्द उत्पत्ति। प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, द वर्ड प्रेयरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रियाटा विच मीन्स मीडो। ओके, प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई। ठीक है, किससे हुई? लैटिन भाषा का शब्द प्रिएटा से हुई, जिसका अर्थ होता है मीडो। मीडो यानी घास का मैदान, ठीक है, या चरागाह। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? घास का मैदान या चरागाह। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। Here you can see the map of prairies in North India, America. Okay, आप यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी को देख सकते हैं। तो आपने कैसे देखा स्टूडेंट्स? देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं कनाडा के कुछ भागों तक भी फैले हैं प्रेयरी। और कहाँ तक फैले हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी प्रेयरी यहाँ पर देख सकते हैं आप फैले हुए हैं, और कनाडा में भी प्रेयरी फैले हुए हैं। ओके, नाउ क्लाइमेट, वी विल रीड हियर स्टूडेंट्स। क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। चलिए पढ़ते हैं प्रेयरी की जलवायु कैसी है। ओके, being located in the heart of continent, the climate is continental type with extreme temperatures. The summers are warm with temperature of around 20 degree centigrade, while in winter minus 20 degree centigrade has been recorded in Winnipeg, Canada. In winters, a thick blanket of snow covers this region. Okay, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। So being located in the heart of a continent, the climate is continental type with extreme temperature. तो स्टूडेंट्स, महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम, बहुत अधिक तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि महाद्वीप के बीच में स्थित होने के कारण यहाँ अधिकतम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। द समर्स आर वार्म विद टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, while in winter minus 20 degree centigrade has been recorded in Winnipeg, Canada. Okay, तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनीपेग में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना तापमान दर्ज किया गया है। इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन, और सर्दी की ऋतु में, शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट्स? -20 डिग्री होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, the annual rainfall is moderate and is ideal for growth of grass.
Due to the absence of the north-south barrier, a local wind Chinook blows here. So the annual rainfall is moderate and is ideal for the growth of grass. यहाँ की जो स्टूडेंट्स वर्षा होती है वह मॉडरेट होती है, सामान्य होती है, जो कि घास के विकास के लिए आइडियल है, आदर्श या अनुकूल है. ठीक है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज हेयर. ओके. और स्टूडेंट्स उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक लोकल विंड स्थानीय पवन बहती है. ओके. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वहाँ के क्लाइमेट में वार्षिक वर्षा जो होती है वह सामान्य होती है, जो कि यहाँ घास के विकास के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अनुकूल है. ओके. और उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं. द ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस. दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट. The prairies were some home of other tribes also like Apache. Okay, also like Apache, the Crow, the Cree and the Pawnee. Okay, so students, prairie के जो घास के मैदान होते हैं, ठीक है, तो उन्हें अमेरिकी मूल निवासी उसे क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहते हैं. ठीक है. सो द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेयरी वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस. प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहे हैं. जो प्रेयरी के घास के मैदान हैं स्टूडेंट्स, वे अमेरिकी मूल निवासी, ठीक है, जो अमेरिकी के क्या है, अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है, उनका निवास स्थल है. ओके. दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट. वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक, एक्चुअल हैबिटेंट थे, वास्तविक निवासी थे. ओके. द प्रेयरीज वर होम ऑफ द ट्राइब्स also like the Apache, okay, the Crow, the Cree and the Pawnee. Okay. और प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे, ये आदिवासियों के नाम है प्रेयरी, अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं. तो जो प्रेयरी हैं स्टूडेंट्स, जो घास के मैदान प्रेयरी के हैं, इन्हें अमेरिकी मूल निवासी रेड इंडियन जिन्हें कहा जाता है, उनका निवास स्थल है. प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री और पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, डू यू नो. अब हम पढ़ेंगे चिनूक के बारे में. ठीक है. क्या आप जानते हैं? चिनूक इज अ hot wind that blows in winter and therefore raises the temperature within a short time. This increase in temperature results in the melting of snow, making pasture land available for grazing of animals. Okay, so Chinook is a hot wind. Chinook एक गर्म हवा है, गर्म पवन है, that blows in winter and therefore raises the temperature within a short time. Okay. चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान को बढ़ा देती है. Okay. This increase in temperature result in the melting of snow, making pastures land available for grazing of animals. Okay. तो स्टूडेंट्स, तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चरागाह, यहाँ पर पास्चर मीन्स चरागाह, तो पशुओं के चरने के लिए चरागाह उपलब्ध हो जाता है. ओके. सो चिनूक एक गर्म पवन है. ओके. चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान को बढ़ा देती है. तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं को चरने के लिए चरागाह उपलब्ध हो जाता है. ठीक है. तो हम क्या पढ़े थे? चिनूक के बारे में. ठीक है. और प्रेयरी के घास के मैदान के बारे में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? कि प्रेयरी के जो घास के मैदान हैं, ये अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, उनका निवास स्थान रहे हैं. वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे, एक्चुअल हैबिटेंट थे. और प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची,
हाथी, क्रो, क्री तथा पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और चिनूक के बारे में हमने क्या पढ़ा? चिनूक इज अ, याद रखिएगा ये वर्ड बार बार आता है, चिनूक इज अ हॉट विंड। जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिनूक क्या है, ठीक है। चिनूक एक गर्म पवन का नाम है जो शीत ऋतु में बहती है, ठीक है, विंटर सीजन में बहती है और कम समय में ही अपने तापमान को बढ़ा देती है, ठीक है। और तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चरागाह उपलब्ध हो जाता है। ये क्या कहलाता है? चिनूक कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, so students, today class is over. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. All right, so till then students, revise your work, read properly and be safe. Thank you very much. Have a nice day.